राम राम विद्यार्थियों सभी को। मैं राजेश कुमार इस YouTube चैनल विवेकानंद विद लक्ष्य एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम मैथ के इस सेशन पे नया एक चैप्टर लेके आ रहे हैं और वो आपका जो चैप्टर रहेगा HCF एंड LCM। देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से HSSC या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो वहाँ क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या चीज़ इसमें हमें और अच्छे से क्लियर करनी है, जहाँ से हमारा 1-2 नंबर आ रहा है ना वो कटे ना। तो उम्मीद मान के चलिए इस पॉइंट से आपका 1 नंबर आएगा ही आएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा आप दे के जा रहे हो, वहाँ HCF और LCM देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चे क्या गलती करेंगे यहाँ पे और हम किस तरीके से इसके बेसिक को समझेंगे। तो आप देखिए कि महत्तम समा क्या होता है जी, वर्तक क्या होता है, समावर्तक, और लघुत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य। जो हमारा महत्तम समावर्तक है ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप कहेंगे जी ये बना हुआ है आपका अपवर्तक से। किससे मिलकर बना है, अपवर्तक से। और जो लघुत्तम समावर्त्य है ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो हम कहेंगे अपवर्त्य से। किससे, अपवर्त्य से। तो जो अपवर्तक हैं वो क्या होते हैं, अगर आपको HCF और LCM देखना है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपवर्तक क्या होते हैं। तो अपवर्तक होते हैं गुणनखंड। क्या होते हैं, गुणनखंड, या हम बोलते हैं फैक्टर। क्या, फैक्टर। कई बार तो ऐसा होता है जैसे आपसे ये पूछ ले कि 4 का अपवर्तक क्या है। अब ये जो नई चीज आई है ना अपवर्तक, कई बच्चों को तो ये क्लियर नहीं होती। ऑप्शन देगा क्या, 4, B 8, C 12, D सभी। अब सारे क्या सोचेंगे, उपरोक्त सभी आ जाए ना। कितना भी अच्छा बच्चा क्यों ना हो उसका एक बार मन तो फिसल ही जाता है, किसके लिए, उपरोक्त सभी करने के लिए। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है, 4 होगा। क्या है, 4 होगा। तो अब हम समझते हैं कि हमें हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट पे ध्यान देना है कि कहाँ गलती होने वाली है और हमें उसको कहाँ सुधारेंगे। ठीक है, तो आप मानिए कि अपवर्तक जो है या जिसे हम गुणनखंड कहते हैं ये क्या होते हैं। जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि 4 के गुणनखंड क्या है, तो 4 किस किस से भाग होता है, वही इसके फैक्टर हैं। तो ये 1 से, 2 से और 4 से। तो आप ये कहेंगे ये इनके क्या कहलाएंगे भी, गुणनखंड। ये क्या होंगे, गुणनखंड, या आप इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर। बात क्लियर हुई। अब आपसे पूछ ले भी 6 के जो गुणनखंड हैं वो क्या हैं, तो आप कहेंगे 1, 2, 3 और 6। ये क्या है, 6 के फैक्टर हैं। आपसे पूछ लें 12 के जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि 12 किन किन से भाग होता है, तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। ये क्या है, आपके 12 के गुणनखंड हैं, या आपसे पूछ ले अपवर्तक हैं, या आपसे पूछ लें ये फैक्टर है। तो HCF को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं। अब एक प्रश्न आपको और बताता हूं कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन ले सकता है। एक क्वेश्चन यहां से बनने की उम्मीद जरूर बनेगी। क्या बनेगी, आपसे ये पूछ ले कि भी 12 के जो गुणनखंड है ना वो कितने होते हैं। अब क्वेश्चन बना, यानी कि जिस टॉपिक से रिलेटिव है एग्जामिनर वहीं से ही लेता है कि इसमें से ये क्वेश्चन उठा लें। अब आपको 12 के गुणनखंड पता करने हैं, तो हम ये देखेंगे कि 12 किन किन से भाग होता है, वे उनके गुणनखंड हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने हैं टोटल जी, 6। ये थे हमारे नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि जी ये तो संख्या छोटी है, तो हमें पता था कि 12 किन किन से भाग होता है, तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, तो पता चला।
अगर ये संख्या बड़ी होती, अगर हम ना निकाल पाते तो क्या होता? तो प्रश्न तो गलत होता ना। कैसे? क्योंकि हम वहां क्या है, एक आधे तनाव में भी अगर आपने कोई एक आधा नंबर भी छोड़ दिया तो भी आपका आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। लेकिन अब आपका वो आंसर गलत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब हम उस तरीके को भी क्लियर करते हैं। तो यहां से हमारे पास एक पॉइंट बना, क्या कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो अब हम वो थोड़ा सा सीख लेते हैं। थोड़ा हम मानते हैं कि इसके अंदर थोड़ा गहराई से, बेसिक से पॉइंट करें, कहीं एग्जामिनर वो पॉइंट ना उठा दे जो हम छोड़ के चल रहे हैं। तो हम कोई भी ऐसी चीज इसमें नहीं छोड़ने वाले। और आप उम्मीद मान के चलिए, अर्थमेटिकल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है वो आपका HCF और LCM है। तो अब एक करते हैं, जैसे कि आपको कहा जाए 96 के कुल कितने गुणनखंड है, कुल कितने गुणनखंड है। इसका मतलब ये कि 96 किन किन से भाग होता है, वो कितनी संख्या है, हमें ये बतानी है। तो हम ये देखेंगे भी 96 किन किन से भाग होता है। जैसे आप अगर होते तो इस तरीके से करते हैं, हम 1 से होता है जी, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, ठीक है। तो आप अगर परीक्षा में इस तरीके से करेंगे तो आपका वो तरीका क्या है? गलत है। ये तरीका आपका गलत रहेगा। आप इनको किस तरीके से करिए, 96 को आप अभाज्य गुणनखंड विधि पर भाग करिए। क्या करेंगे? इसको पहले 2 से भाग करते हैं। कितना आएगा भाई? 48। कितना आया? 48। फिर 2 से करेंगे, क्या आएगा? 24। फिर 2 से करेंगे, क्या आएगा? 12। फिर 2 से करेंगे, क्या आएगा? 6। फिर 2 से करेंगे, क्या आएगा? 3। और फिर 3 से करेंगे, क्या आएगा? 1। ये जो हमने किया इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि पे। हम कह सकते हैं 96 किसके बराबर हो सकता है? तो 96 2 की पावर कितनी आएगी जी? 1 2 3 4 5। 2 की पावर कितनी आएगी? 5। और 3 की पावर कितनी आएगी? 1। कितनी आएगी हमारे पास? 1। यानी कि 32 3 96 होते हैं। थोड़ा थोड़ा आपको पता चलता जाएगा अगर सीधे आप थोड़े क्लियर कर लेते हो कि भाई 96 जो है 32 गुणा में 3 होता है, लेकिन 32 को 2 की पावर हमने क्या लिखा? 5। अब आपको क्या करना है, अगर हमें चाहिए क्या? नंबर ऑफ फैक्टर, तो उस केस में आपको क्या करना है? जो इनकी पावर है ना उसमें 1 जोड़ दीजिए। पावर क्या है? 5। 2 की पावर क्या है? 5। 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6। 1 की पावर क्या जी? 2। आंसर क्या आया? 6 दूनी 12। तो कुल कितने गुणनखंड होंगे 96 के? तो आप कह देंगे 12। यानी कि 96 जो है वो 12 संख्याओं से क्या होता है जी? भाग होता है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि 96 के कुल गुणनखंड क्या है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या इनके टुकड़े करेंगे। अब आप 96 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 3 की पावर 1। आपको क्या करना है? पावर में 1 जोड़ना है। 5 और 1 क्या हुआ? 6। और 1 और 1 क्या हुआ? 2। गुणा कर देंगे, आंसर क्या आया? 12। क्लियर है? जैसे कि एक सवाल हम छोटा सा यहाँ और कर लेते हैं कि आपको ये कह दिया जाए कि भाई आप बताएं 72 के कुल गुणनखंड कितने हैं। तो ट्राई करते हैं, साथ साथ आप भी करते जाओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा 1। अब हमारा आंसर क्या आएगा? 72। 72 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अब आपको ये बताया कि अगर हमें गुणनखंडों की संख्या पता करनी है तो गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करेंगे। जैसे पावर क्या है इसकी? 3 और 1 क्या आएगी? 4। इसकी पावर क्या है? 2 और 1 क्या आएगी? 3। तो आंसर इसका भी क्या आ रहा होगा? 12 आ रहा होगा। तो हम बता सकते हैं कि इसके गुणनखंड क्या है? 12 है। ठीक है। अब हम इसमें और क्या पूछ सकता है, अब वो क्लियर करते हैं। क्या सवाल रहेगा? एक सवाल हम और करते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है
आपको एक नंबर जरूर दिला के जाएगा। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो HSCC में एक नंबर यहां से आएगा ही आएगा। कोई भी एग्जाम हो उसमें HCF और LCM बिल्कुल रखा जाता है, और बच्चे गलती भी करते हैं, हम वो भी पॉइंट पकड़ेंगे। जैसे कि अब क्या क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं एक ही क्वेश्चन से लेके चल रहा हूँ कि गुणनखंडों से 144 के पहला प्रश्न आपसे क्या बन सकता है। तो पहला प्रश्न क्या है, कुल कितने गुणनखंड हैं। ठीक है भाई, कुल कितने गुणनखंड हैं किसके, 144 के। तो आपको इस प्रश्न को करने के लिए क्या तरीका करना है, 2 से करेंगे भाग, क्या रहा होगा 72, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा भाई 36, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 18, फिर 2 से 9। इस प्रकार से हमारे को लिख सकते हैं 144 बराबर किसके होगा, 1 2 3 4, 2 की पावर क्या आएगी 4 और 3 की पावर क्या आएगी 2। अब हमें पहला जो प्रश्न है किसके लिए, नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या चाहिए। अब आप इसके लिए पावर में क्या करेंगे, +1 करेंगे, पावर में प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। तो ये 4 और 1 क्या होगा 5, और 2 और 1 क्या होगा 3, आंसर क्या आएगा 15। तो आप ये कह सकते हैं कि 144 के कितने गुणनखंड हैं, 15 हैं। तो ये 15 संख्याओं से भाग होती है। अब दूसरा प्रश्न जो बनने वाला है वो ये पूछेगा कि भाई आप ये बताएं कि विषम गुणनखंड कितने हैं। क्लियर हुआ ना, कि ये जो गुणनखंड है, ये जो संख्या है, इसमें संख्या सम भी होगी और कौन सी होगी, विषम भी होगी। अब जो सम संख्या और विषम संख्या जो है, अब वो 15 में कितनी है, ये आपको क्लियर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब आप ये देख लीजिए, अगर हम टोटल में से विषम गुणनखंड निकाल लें तो बाकी कौन से बचेंगे, सवाल सम का आ जाएगा। क्लियर है ना, कि अगर हमारे पास टोटल ये 15 हैं, इन 15 में कौन से पता चल जाए हमें, विषम। तो विषम पता चल जाएंगे तो कौन से पता चल जाएंगे, सम। तो विषम को कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। अब आपको ये क्लियर करना है कि 144 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और 3 की पावर क्या है 2 है। क्लियर हुआ। अब जो विषम गुणनखंड है, यानी कि जो 2 का फैक्टोरियल है ना, आप उसको हटा दो। क्यों हटा दें, अब ये देखो, यानी कि कहने का मतलब ये कि जिसे पावर में हम 4 और 1 क्या था 5, 2 और 1 क्या था 3, आंसर क्या था, टोटल के लिए तो 15 है ना, टोटल के लिए तो क्या है 15 है। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अगर हम यहां से 2 हटा दें, 2 क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम संख्या विषम से गुणा करेगी तो उसको भी सम बनाएगी। अगर सम संख्या सम से मल्टीप्लाई होती है तो भी सम बनाती है। क्या बनाती है, सम बनाती है। तो अगर यहां से हम सम संख्या को हटा ही दें तो जितने गुणनखंड बचेंगे वो सारे के सारे विषम बचेंगे। इसका मतलब सवाल में आंसर हमारा ये रहा कि 3 गुणनखंड हमारे क्या है, फिर विषम है। 3 गुणनखंड क्या बचेंगे, फिर विषम बचेंगे। अगर 15 में से 3 घटा दें तो बचेंगे कितने, 12, और 12 गुणनखंड कौन से हैं भाई, सम है। तो ध्यान से इस बात को दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लेना, पर क्लियर हो जाना चाहिए क्या, कि सम गुणनखंड किस तरीके से निकालेंगे, विषम हमने किस तरीके। अब क्यों घटाया, तो ये देख लीजिए कि हमारे पास टोटल है, टोटल में मैंने विषम घटा दिया तो कौन सा पता चला, सम। तो हम पहले विषम को ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो कौन कौन से हो गए, कुल कितने गुणनखंड हैं, सम हो गए, विषम हो गए। अब
बात करते हैं कि भाई इनमें से योग बताओ क्या आएगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं भी क्वेश्चन लेके आ रहा है गुणनखंडों का कुल योग कितना होगा, योग कितना होगा। अब हमें वो कहीं न कहीं आपको ये कोशिश कर रहा है कि बच्चा रुके, और इन्हीं में से नए क्वेश्चनों को क्या है वो पूछने जा रहा है। तो आपको उतना काम तो करना ही होगा। क्या 144 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 और 3 की पावर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इतना तो करना ही होगा। अब आपको योग निकालना है तो योग के लिए क्या करना होगा, आपको योग के लिए इन सभी वैल्यू को इनके फैक्टोरियल यानी कि हम ये कहें इनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव सीरीज के अंतर्गत क्या है डालना होगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव सीरीज क्या है, तो गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो गुणोत्तर जो श्रेणी है इसमें अगर हम लिखें किसको 2 की वो जो पावर 4 है इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, क्योंकि हम योग निकाल रहे हैं। अब आप 3 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की 1 प्लस 3 की पावर 2। ये इनकी कौन सी फॉर्म होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी। अब आपको क्या करना होगा कि सभी का जो मान है वो हम डालेंगे। तो अब जिसकी पावर 0 है उसका मान क्या होगा सदैव 1 होता है, तो इसका 1 है, इसका क्या आएगा 2 आएगा, इसका क्या आएगा 4 आएगा, 2 की पावर 3 का मान क्या आएगा भाई 8 आएगा, और 2 की पावर 4 का मान क्या आएगा 16 आएगा। क्लियर हुआ। यहाँ देखें तो क्या आएगा 1, 3 की पावर 1 का मान 3 और 3 की पावर 2 का मान क्या आएगा 9। एक सवाल जो है आप सभी बच्चों के साथ रहेगा कि ये कंसेप्ट समझने वाला है कि सभी इस बात को ध्यान से सीखना कि अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान सदैव क्या होता है 1। क्यों होता है, लगभग हम इस चीज को आज तक क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज होती क्यों है। तो आप ये बात अब क्लियर कर लेना कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि भाई 6 को 6 से भाग करना है, तो बताओ काटेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो 1 कैसे आया, तो आप इसमें घातांक के जो नियम हैं वो हम पढ़ते भी हैं क्या कि जब बेस सेम है तो पावर जो होती है वो क्या होती है घट जाती है। तो अगर यहाँ बेस सेम है, ठीक है 6 ये भी 6 है, तो अगर सेम है तो पावर भाग करते समय घटेगी, तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ 6 की पावर क्या है 0 है, और 6 की पावर 0 है तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब ये वो कंडीशन है। यहाँ हर एक पॉइंट आपका, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, रटने वाली बात नहीं है। तो इसलिए आपको पता चला होगा कि भी किसी की पावर अगर 0 है तो इस बात का मतलब ये बताता है, जैसे मैंने कहा भी 15 की पावर 0 है तो ये बात क्लियर करती है कि 15 को भाग कर रहा है, 15 को भाग कर रहा है, ये कथन इसमें सत्य माना जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब हम इनको देखते हैं हमारा आंसर क्या रहेगा। तो सभी को जोड़ें तो क्या आएगा 31 गुणा में इनको जोड़ें तो क्या आएगा भाई 13। तो आंसर आएगा 13 एकम 13 1 39 और 1 40। तो आप 144 के जो कुल गुणनखंड हैं आप उनका योग निकालेंगे तो कितना आएगा 403 आएगा। अब वही सवाल आपके यहाँ भी बनेगा। कौन से वाला भाई, अगर देखा जाए तो आपसे पूछ ले सम गुणनखंडों का योग कितना है और विषम गुणनखंडों का योग कितना है। तो इस कंसेप्ट में आप क्या क्लियर कर रहे होंगे कि यदि हमारे पास जो टोटल गुणनखंडों का योग है उसमें से विषम वाला घटा दें तो बाकी कौन सा बचेगा, सम का ही बचेगा ना। तो कैसे निकालेंगे कि टोटल का क्या है 403 है,
3 है। जिस तरीके से हमने विषम गुणनखंड निकालने के लिए वो सम वाला यानी कि 2 को हटाया था, उसी तरीके से यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 हटाएंगे तो ये 31 भी हट जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा, 13। तो इसमें से जो 13 है वो विषम गुणनखंडों का योग है। क्या है? विषम गुणनखंडों का योग है। और विषम गुणनखंड जो हमारे हैं वो कितने हैं? 3 ही हैं। ठीक है, तो बाकी जो बचेंगे वो 390 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी कि हम किस प्रकार से योग निकालते हैं। तो सभी के ये 4 जो क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक प्रश्न इसमें और करते हैं, फिर आपको 2-4 होमवर्क के लिए रख दूंगा, तो कमेंट में उसका आंसर ज़रूर देना। आपने पिछली वीडियो में अच्छे कमेंट में अपने अपने आंसर दिए हैं, सभी का धन्यवाद है। तो इस वीडियो में भी इस प्रकार से हम बात करेंगे। तो देखिए भाई, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे कि आपको कहते हैं कि भाई 256 के कुल गुणनखंड कितने हैं, तो हम 256 के गुणनखंड निकालें तो 2 से भाग करेंगे 128 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 64, फिर करेंगे तो क्या आएगा 32, फिर करेंगे तो क्या आएगा 16, फिर करेंगे तो 8, फिर 2 से भाग करें 4, फिर करें 2, फिर करें 1। क्लियर हुआ? ये है भाज्य गुणन। तो आप 256 किसके बराबर लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर क्या है 8 है। आपको चाहिए कि 256 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा 8 और 1 9। क्लियर हुआ? अब आपसे सवाल पूछ लूं, कौन सा? सम गुणनखंड बताओ कितने हैं, विषम गुणनखंड बताओ कितने हैं। तो सभी एक बात को सोचेंगे कि सर इसके अंतर्गत तो विषम संख्या है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा 0। और यही आप करेंगे और जो गलत होगा, क्योंकि कोई भी संख्या है वो 1 से तो भाग होती है। अगर यहाँ नहीं आया है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ केवल एक संख्या है जो विषम है, और वो कौन सी है? 256 किस से भाग हो रहा है? 1 से हो रहा है। हर संख्या 1 से भाग होती है, तो वही है। बाकी 9 में से 1 गया तो कितने बच गए? 8। तो 8 संख्या आपकी क्या होगी? सम होगी। अब इसी प्रकार से अगर हम योग निकालने की बात करें तो योग कैसे निकालेंगे? तो योग निकालने की अब 2 की पावर जो 8 है, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव सीरीज में अगर हम डालेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। अब आप सभी का मान रखेंगे, तो सभी का मान रखेंगे तो क्या आएगा? इसका तो 0 है तो 1 आएगा, फिर 2 आ रहा होगा, 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 2 की पावर 6 का मान 64, 128 और 256। परीक्षा में अगर ये सवाल आ रहा होगा तो बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें तो टाइम और ज़्यादा लगेगा। अब आप ये मानिए कि 256 है, सभी को ही जोड़ना ही है ना, तो आप ये मानिए कि 128 और 1 तक का जोड़ अगर आप निकालेंगे ना, ये 256 है तो इसका जोड़ 1 कम होगा, कितना? 255 होगा। कितना? 255 होगा। प्लस 256 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा होगा? 511। तो इनके गुणनखंडों का जो योग है वो कितना है? 511 है। अगर एक जो योग है वो विषम वाला है, बाकी 510 किसका होगा? सम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। अब ये प्रश्न सीरीज का ही है सीधा। आपको सीधे सीधे इस प्रकार के प्रश्न मिले, जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 1024 के कुल गुणनखंडों का योग क्या है, तो 1024 जो है वो किसके बराबर है? 2 की पावर 10। अब आप 2 की पावर 10 तक यही चलेगा, तो इसका मतलब 2 की पावर 10 का मान तो हमें पता है कितना? 1024। तो इससे बाकी
यहां तक अगर 9 तक अगर हम निकालते तो उन सभी का योग कितना होगा 1023। तो आंसर क्या आएगा 2047। क्या आ जाएगा 2047। क्लियर हुआ होगा। तो आप इन प्रश्नों को क्लियर करें। और अब आपके लिए कुछ है, जैसे कि 300 के कुल गुणनखंड कितने हैं ये आप बताएं। इनमें सम विषम योग आदि आप निकाल लें और अपना आंसर जो है वो कमेंट में रखें। इसके बाद में 432 के गुणनखंडों का जो योग है संख्या है वो निकाल लें। 200 के कितने हैं वो निकालें और 500 के हैं कितने वो निकालें। तो आप ये बता सकते हैं। क्लियर हुआ। तो इन सभी का लिए आपके पास ये होमवर्क के रूप में होगा। तो इन टॉपिक की आपकी पता भी चलता रहेगा साथ में कि आपका ये उत्तर आया या नहीं आया। अब हम बात जो कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो HCF और LCM चल रहा था। तो हम बात कर रहे थे कि जो HCF है वो किससे मिलकर बना हुआ था, फैक्टर से, यानी कि अपवर्तक से। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है, HCF की जो परिभाषा है वो क्या है। आज हम इस तरीके से HCF निकालेंगे कि आप जिंदगी में कभी HCF के सवाल जो आए वो गलत नहीं करेंगे। कि ये जो है आपको महत्तम समावर्तक जो है वो क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर देती है, विभाजित कर दे। आप उसको कहेंगे HCF, आप उसको कहेंगे HCF। आज तक हम इस परिभाषा के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो परिभाषा है वो HCF से नहीं है, वो किसकी है, GCD की है, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर से लिया हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि सवाल में GCD बताएं क्या है, तो इसका मतलब यही है कि आपसे क्या पूछ रहा है वो HCF। तो ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आप बताएं कि इनका GCD क्या है। तो कई बच्चे ये सोचते हैं कि GCD आया तो पता नहीं नई टर्म्स आ गई, क्या पूछ रहा है, तो हम नहीं बता पाते। तो आप ये भी क्लियर कर लें कि परिभाषाओं से ही क्लियर होता है कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। तो कैसे कर देती है तो हम देखते हैं। जैसे 4, 6, 8। अब आप ये देखो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा जो इन तीनों को भाग कर दे। तो हमारे सामने 2 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को भाग कर दे। तो आंसर आया क्या, 2। जैसे कि और देखें 10, 20, 30, 40। आपसे ये कहें ऐसे बड़ा सा बड़ा जो नंबर है वो क्या होगा जो इन सभी को भाग कर दें, तो आप कहेंगे जी 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। अब एक बात, कई बार अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्लियर रखना कि जो इन सभी को वो क्या करेगा, भाग करेगा। अब आप बात करें, ये तो सरल से क्वेश्चन है जहां आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीजें किस रूप से आए, संख्या बड़ी आ जाए, तो क्या करते आप, तो किस तरीके से करते। तो हम एक ऐसा मेथड करने जा रहे हैं जिससे आपका जो HCF है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देखिए। जैसे कि आपको ये कह रहे हैं कि 24, 48, 80 इन संख्याओं का HCF क्या है। देखो उत्तर निकल जाएगा। क्या भाई, क्या आना चाहिए आंसर, बोलिए। तो 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन हम अपने जो तरीके से कैसे निकालेंगे, अब ये चीजें आपको नहीं पता कि 8 आएगा, कैसे निकालेंगे वो देखो। आपका HCF यही कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करेगी, भाग करेगी।
इसका मतलब आपको टेबल नहीं आ रहा तो दिक्कत है। अब आप ये मानिए कि वो इनको भाग तो कर ही रही है ना, इनको भाग करेगी तो ना, तो आप इनमें हमेशा दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनके बीच में मिनिमम डिफरेंस हो, कम से कम अंतर हो, वो आप ढूंढिए। क्यों ढूंढेंगे इसमें चर्चा करेंगे। जैसे कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस ढूंढ रहे हैं, क्या आया 24। देखिए ये 24 आपका आंसर है या नहीं है, ये तो डिसाइड करेगा कि ये जो डिफरेंस जो होता है वो सभी को भाग करता है या नहीं करता। तो आप देखिए 24 इसको भाग कर देगा, 24 इसको भी कर देगा, लेकिन इसको नहीं करेगा। तो इसका मतलब 24 तो हमारा आंसर नहीं है। तो 24 का कोई न कोई फैक्टर हमारा सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो 24 का फैक्टर क्या है, फिर एक 12 भी होता है। हम धीरे धीरे आएंगे, मतलब इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये। तो अब आप देखें 12 इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, और 12 इसको नहीं करेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या नहीं है, 12 भी नहीं है। तो हमने फैक्टर निकालने सीख ही लिए, फैक्टर क्या होते हैं, तो ये बातें तो क्लियर ही है ना। तो अब आप बात करें क्या इसका फैक्टर एक और होता है, 12 से छोटा अगर देखें तो 8 होता है। अब 8 क्या है, 24 भी भाग कर देगा, 8 जो है वो 48 को भी कर देगा, 8 जो है वो किसको कर देगा, 80 को कर देगा। तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ये जो बात है ना, ये जो पॉइंट है ना, मैंने इसलिए सिखाया है, ये चीजें परीक्षा के अंतर्गत आ रही है, वहां सीधी सीधी यहीं से ही मिल जाएगा, इतना ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट को अभी तक हमने किसी ने पकड़ा ही नहीं है। हमने पकड़ा है क्या चीज है कि आपकी परिभाषाओं से ये मेथड निकला है कि दो अगर नंबर जैसे x और y है, ये नंबर 15 से भाग हो रहे हैं, इसका मतलब यही था ना कि दोनों नंबरों को भाग करेगा, कि अगर ये x और y है 15 से भाग हो रहे हैं, तो आपसे मैं ये पूछूं कि x और y के बीच का मिनिमम डिफरेंस क्या होना चाहिए। ऑप्शन दे रहा हूं A B C D, जैसे कि 15, 30, 45 या 60। ठीक है, तो अब बच्चे कई क्या सोचेंगे कि देखो मिनिमम जो डिफरेंस है ना, मिनिमम डिफरेंस का मतलब ये दोनों नंबर अगर 15 से डिवाइड होते हैं तो मिनिमम डिफरेंस कितना होगा, 15 ही होगा। क्या होगा, 15 ही होगा। तो ये हमारा आंसर रहा। और आपसे पूछ लें, अब मन में एक और भी आया होगा, मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा, यानी कि अधिकतम अंतर क्या होगा। अधिकतम अंतर कितना भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 दाए 150, नहीं, खत्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी कहानी। तो मैक्सिमम डिफरेंस इन्फिनिटी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ये बात आप बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना। अब आपको एलसीएम निकालना कोई मुश्किल नहीं है, कितनी भी संख्या दे दे, 4, 5 कितनी भी देते हम निकाल लेंगे। जैसे कि एक सवाल परीक्षा के सीजीएल में आया हुआ है, मैं उसी सवाल को रिपीट कर रहा हूं, और बहुत अच्छा सवाल था कि ये कह रहा है एक अष्टभुज खेत की भुजाओं की जो लंबाई है कर्म से दी हुई है भाई 4975 सेंटीमीटर, 5125 सेंटीमीटर, 5700 सेंटीमीटर, 8250 सेंटीमीटर, 7500 सेंटीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर, 5,000 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और लास्ट है 7275 सेंटीमीटर। तो बताएं ऐसा बड़े से बड़ा माप क्या होगा जो इस खेत की सभी भुजाओं को
बराबर बराबर माप दें। जहां बराबर बराबर आएगा वहां क्लियर हो गया कि इस सवाल का आंसर HCF ही है। इस सवाल का जो आंसर है वो क्या है, HCF ही तो इसका आंसर है। अब कई बच्चे दिक्कतें क्या आएगी अगर आपने कंसेप्टली उसको तैयार नहीं किया, तो वो 8 संख्याओं का जो HCF निकाल रहे होंगे ना, तब प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसको भी दूर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, एग्जाम पॉइंट व्यू से यही देखना चाहता था कि इसके पास वो तरीका स्मार्ट है या नहीं है, कहीं ये यही अपना टाइम को वेस्ट ना कर दे। परीक्षा में हर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आप पहले वही करें जो आपको आ रहा होता है। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे? तो हमने ये देखा था कि इन 8 नंबरों में से 2 ऐसे नंबर के बीच में मिनिमम डिफरेंस आपको नजर आएगा, और वो किन में आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है। 4975 और 5000 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 25 सेंटीमीटर। हमारा उत्तर 25 सेंटीमीटर तभी होगा कि जब वो सभी को क्या कर दे? भाग कर दे। और 25 से भाग होने का जो नियम है वो क्या कहता है? जिस संख्या के अंतिम के 2 डिजिट जो हैं, 2 डिजिट जो हैं, उससे बड़ी संख्या अगर भाग हो रही है, जैसे लास्ट के यहाँ 25 है, ये 25 से भाग हो रहा, तो ये पूरी संख्या 25 से भाग हो जाएगी। तो कितनी बड़ी हो तो ये भाग हो रही है। 75 है, इसके लास्ट में ये हो रही है, इसके लास्ट में तो 2 जीरो है। जीरो सभी से भाग होता है। जीरो वो सबसे छोटी संख्या है जो सभी से भाग होती है। तो ये भी हो रहा है, 50 भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। इसका मतलब 75 भी हो रहा है। सब संख्या भाग हो रही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा होगा? 25 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? 25 आ रहा होगा। तो आप इस तरीके से HCF निकालना सीखिए। आप भाग विधि से HCF ना निकालिए, क्योंकि अगर इससे निकालेंगे तो आपका टाइम बहुत लगेगा। आप इन चीज़ों को समझिए, और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस तरीके पे आज तक कोई गया भी नहीं होगा। और बहुत अच्छा तरीका ये कि हम प्रश्न को 30 सेकंड पहले भी हल कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं ऐसा HCF में। कक्षा 6, 7, 8, 9 के छात्रों की जो संख्या है वो क्रम से दी हुई है 24, 120, 72 और 36। तो बताएं सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को कि एक पंक्तियां बनानी है, पंक्तियां बनानी हैं। सभी पंक्तियों में एक ही कक्षा के छात्र हों और छात्रों की संख्या बराबर हो। छात्रों की संख्या बराबर हो, संख्या बराबर हो, तो एक पंक्ति में अधिकतम छात्र कितने आ सकते हैं? ये सवाल पूछता है। जहां बराबर आ गया, देखो बड़ी से बड़ी आ गया तो HCF है, अधिकतम शब्द का यूज किया तो HCF है, ज्यादा से ज्यादा का यूज किया तो भी HCF है। जहां बराबर बराबर वर्ड यूज किया तो सवाल का आंसर ये HCF है। उस सवाल का जो आंसर है वो HCF ही होता है। आप ये मानिए इन चारों का HCF इस सवाल का आंसर है। तो आप ये देखिए 24, 120, 72, 36, आप ये देखेंगे इनके बीच का जो डिफरेंस है 36 और 24 में मिलेगा, जो मिनिमम मतलब कम से कम अंतर इन्हीं के बीच का है, वो कितना है? 12। तो अब ये देखेंगे कि 12 इन सभी को भाग करता है या नहीं करता। तो 12 इसको भी भाग करेगा, इसको भी कर देगा, 72 को भी करेगा और 36 को कर देगा। इसलिए हम कह सकते हैं एक पंक्ति में अधिकतम छात्र कितने होंगे? 12 हो जाएंगे। कितने हैं? 12 हो जाएंगे। और बराबर बराबर पंक्तियां बनेगी जैसे हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर था। अब हम एक नेक्स्ट कर रहे हैं। ऐसे सवाल जो आपको देखने को मिले जहां इस पॉइंट पे रहें, जैसे आपको कहेगा 3 बर्तन है, 3 बर्तन हैं जिन
कि अक्षमता जो है वो दी हुई है 45, 90, 60। तो बताएं एक ऐसा बड़े से बड़ा माप क्या होगा जो सभी बर्तनों के मिश्रण को बराबर मापते हैं। तो आप ये जैसे ही बराबर पढ़ेंगे तो सवाल ये बताएगा कि इन तीनों का जो HCF है वो ही हमारा क्या है, आंसर है। वही हमारा क्या है, आंसर है। तो इनका HCF क्या आएगा भाई? तो आप 15 और 60 के बीच में 45 और 60 के बीच में डिफरेंस देखें, कितने का है? 15 का है। तो यही हमारा आंसर है। तो आंसर क्या रहा होगा? 15 रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी कि HCF क्या होता है। तो ये सवाल भी इस तरीके से बनेंगे। अब बात करते हैं हम LCM की। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावृत्य, ये एक ऐसी चीज आप करने जा रहे हैं जो आपके आगे आने वाले जो परीक्षा में जैसे चैप्टर है उनके लिए अहम रहेगी। जैसे हम बात करें टाइम एंड वर्क है, आपको एलसीएम चाहिए आप पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी वाला कर रहे हैं, वहाँ आपको एलसीएम चाहिए। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड है, वहाँ आपको इसमें एलसीएम चाहिए। तो ये एलसीएम आपके लिए एक अहम कड़ी रहेगी जिसमें आपको आना चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो ये चीज किससे मिलकर बनी हुई है? तो आपकी अपवर्त्य से मिलकर बनी हुई है। किससे मिलकर बनी हुई है? तो अपवर्त्य। अपवर्त्य क्या होते हैं? गुणज। क्या होते हैं? गुणज, यानी कि मल्टीपल। अब आप मल्टीपल से पता कर सकते हैं, जैसे कि 2 के मल्टीपल क्या है, यानी कि जो 2 के पहाड़े में आते हैं वही तो 2 के क्या हैं? मल्टीपल है। तो कितने होंगे? तो 2, तो 4, 2, 3, 6, 8 और कहाँ तक जाएंगे? कहीं सोचें 2 दाए 20 खत्म, नहीं, इन्फिनिटिव तक जाएंगे। आपसे पूछ लें 4 के, तो 4, 8, 12, 16, 20 कहाँ तक हैं? ये भी इन्फिनिटिव तक हैं। अब से पूछें 8 के गुणज क्या हैं? तो ये आपसे सवाल होगा। तो 8, 16, 24, 32 इस प्रकार से इन्फिनिटिव तक है। क्लियर हुआ? अब आपसे क्या चीज वो पूछेगा? तो हमें एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले मल्टीपलों का जरूरी पता होना चाहिए। अब इन्हीं से एक सवाल बनता है, क्या बनेगा? तो वो भी देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया 700 तक 13 के कुल कितने गुणज हैं? इसका मतलब ये है, आप ये क्लियर करिए कि 700 तक 13 के मल्टीपल कितने। तो ये तो सरल होता है, आप सीधा 700 को किससे भाग करिए? 13 से। तो 13 के पहाड़े पे अगर हम इसको भाग करेंगे तो जो हमारा आंसर आ रहा होगा वही हमारे का क्या होगा जी? उत्तर होगा। तो क्या होगा अभी? 13, 5, 65, ठीक है, और 5 0, 13 3 39। कितने पूरे कितने हैं? 53। जो भागफल है वही हमारा आंसर है। तो हम कह सकते हैं कितने हैं? 53 है। जैसे कि एक और करते हैं, 1000 तक, ये जो तक है ना, ये भी आपको कंफ्यूज करेगा। कहाँ करेगा? वो भी क्लियर कर लेते हैं। 20 के कुल कितने गुणज हैं? अब गुणज मतलब मल्टीपल, तो 1000 को आप 20 से भाग करिए, 20 5 100, 0 0, आंसर 50। क्या है? 50 गुणज है। बात समझ में आई? अब आप, ये तो था तक की बात। कई बार क्वेश्चन बीच से आ रहा हो तो कैसे करेंगे? जैसे कि 100 से 500 तक 25 की गुणज कितनी है? देखो
अब आपको क्या करना होगा, जो तक आ गया इसका मतलब ये इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है। अब आप ये नहीं कर सकते जी यहाँ तक 401 संख्या है तो आप उनमें निकाल लें, तो फिर तो 1 से 401 के वही आएंगे जो इनमें आए। हम ये निकालेंगे 1 से 500 तक जो गुणज हैं 25 के, उनमें से कौन से घटा देंगे, 100 तो इंक्लूड है, कहाँ तक इंक्लूड नहीं है 99, वो घटा देंगे तो बाकी क्या बचेंगे, 100 से 500 तक बचेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 500 को अगर हम 25 से भाग करते हैं तो 20 पे जा रहेगा ये। हम ये कहेंगे भी 20 गुणनखंड तो हैं 1 से 500 तक, लेकिन परीक्षा या सवाल क्या है, 100 से है, तो आपको 1 से 99 वाले जो हैं वो घटाने पड़ेंगे और इसको 25 से भाग करेंगे तो ये 3 तक जाएगा, बाकी शेष पर रहेगा। तो हम इसमें से 3 घटा रहे होंगे तो आंसर क्या रहा होगा, 17। तो इस सवाल का आंसर क्या रहेगा, 17 रहेगा। अब आप एक बात और ध्यान रखिए कि इस पॉइंट में जैसे सवाल आया, ये जो तक है ना, ये चीजें आपको क्लियर करना है कि ये दोनों इंक्लूड है। जैसे कि एक सवाल मैं और कर रहा हूं, 100 से 500 के मध्य 25 के गुणज क्या है। कई बच्चे सोचेंगे सवाल तो यही था, हमने तो ठीक ही किया था, आंसर नहीं आया, लेकिन याद रखना इसने क्या पूछा है, के मध्य, के बीच, तब ये चीजें आपके सवाल का आंसर है और हो जाएगा, क्योंकि इस समय ना तो 100 इंक्लूड है और ना ही 500 इंक्लूड है। अब आप ये देखिए इंक्लूड क्या है, तो हम कहेंगे 101 से 499 तक की तो बताना है, 101 से 499 तक की तो बताना है। तो हम पहले 1 से 499 ढूंढ लेते हैं कितनी संख्या है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 25 से कम 25, ठीक है, भाग कर लेते हैं कितने पे जा रहा होगा, 25, 24 बचेगा और लास्ट में 25 नहीं में 225, तो 19, तो ये होगा, क्लियर हुआ। अब आप ये देखिए 101 से 499 के बीच बताना है, तो कौन शामिल नहीं है 1 से 100 तक, तो ये कितने होंगे भाई, तो 100 को 25 से भाग करेंगे, क्या रहा होगा 4, तो 4 और घटा दो, आंसर क्या आएगा 15। बात समझ में आई होगी, क्योंकि इस केस में जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो 17 आ रहा था, इस केस में हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। और हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, और जब परीक्षा हो जाती है हम सोचते हैं ये तो नंबर पक्का हुआ, इतना आसान आया होता, लेकिन हम ये चीज़ें पढ़ते ही नहीं हैं। तो आप इन चीज़ों पे भी विशेषतः ध्यान रखें। तो एलसीएम के लिए आप एक बात नोट करके रखिए कि हमें जो एलसीएम है वो डायरेक्ट आना चाहिए निकालना। इसके लिए आप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, टाइम एंड वर्क है, चाहे वो टाइम डिस्टेंस स्पीड है, पाइप एंड सिस्टम है, ठीक है, ये 2 चैप्टर हैं वो आप एलसीएम से ही कर पाएंगे। तो कुछ सवाल हम एलसीएम के ले लेते हैं जिनको आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, और हम फिर आगे और सवाल इसमें जो आते हैं उन पे करेंगे। जैसे छोटे छोटे ले रहा हूँ, एक बार 4, 8, 12 का आपको एलसीएम बताना है, 12, 24, 36 का एलसीएम बताना है, ठीक है, 20, 30, 50 का आपको एलसीएम बताना है, 10, 20 और 15 का एलसीएम बताना है, 12, 15, 30 का एलसीएम बताना है। अब देखो कुछ और भी आप लिख लेना, एक आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। एलसीएम होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या रहेगी, छोटी से छोटी संख्या रहेगी जो दी गई संख्या है ना, दी गई संख्या उसको भाग कर देगी, किसको, अब ये जो संख्या है इसको भाग करेगी, ठीक है, वो हमारा एलसीएम आएगा। तो जैसे कि 12, 15, 30 ऐसी बताओ छोटी से छोटी संख्या क्या रहेगी जो ये तीनों से भाग करे, तो हम कहेंगे इन तीनों का कोई मल्टीपल ऐसा होगा जो कॉमन है, और वो क्या है, 60 है, क्या है, 60 है।
क्या 60 उत्तर फिक्स है? ध्यान देना, तो 60 उत्तर फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये देखो, इनको आप जरूर ट्राई कर लेना, पर इसमें जो पॉइंट था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 12, 15, 30 का जो एलसीएम है वो उत्तर 60 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैंने ऑप्शन लिया ए बी सी डी, ऑप्शन ले रहा हूं 120, 180, 240, नन ऑफ दीज। क्या करेंगे? आपका एलसीएम तो 60 आ रहा है, अब बताइए क्या करेंगे? तब सभी बच्चे ये सोचेंगे कि 60 उत्तर तो नहीं है, इनमें से कोई करिए, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि अब इसका आंसर क्या है? 120 है। तो एलसीएम डिसाइड नहीं है कि फिक्स नहीं है, वो ऑप्शन पे निर्भर करेगा। इस 60 का हर एक जो मल्टीपल है, हर एक मल्टीपल है, वो हमारा एलसीएम हो सकता है कि उससे छोटा। देखो 60 सबसे छोटा है, 60 नहीं है तो 60 का 60 दूनी 120 वो आएगा, वो नहीं है तो 60 तिये 180 ये आएगा। इस तरीके से चलते जाना है, जो इनमें से सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। एक बात। दूसरी बात देखिए, अगर हमारे पास ऑप्शन 60, 120, 180 और एक ऑल ऑफ दीज है, देखो हम उस पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं जहां आप गलती करते हैं, और जैसे ही उपरोक्त सभी दिखा, सभी की आंखें उपरोक्त सभी पे जाएगी कि जी 60 तो है, 120, 180, कई तो एलसीएम नहीं निकालते, भाग कर करके देखते हैं, और वो गलत तरीका है। अब आप ये करते हैं उपरोक्त सभी नहीं, उत्तर क्या आएगा? 60, क्योंकि हमें सबसे छोटा ही चाहिए, तो वो ऑप्शन में इन सभी में से क्या है? 60। ध्यान देना, कहीं इस लालच में ना जाना, ये लालच ही बुरी बला है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर ही हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम में कॉमन सेंस में कि क्या चीज आपको देखने को मिले। देखिए, जहां बड़ी से बड़ी लिखा हुआ है, सवाल में क्या है? एचसीएफ निकालना है। ज्यादा से ज्यादा लिखा हुआ है तो वहां भी सवाल का उत्तर क्या है? एचसीएफ है। जहां अधिकतम शब्द का यूज हुआ है तो उस सवाल का आंसर भी एचसीएफ है, और जहां बराबर बराबर लिखा हुआ है वहां भी सवाल का आंसर क्या है? एचसीएफ है। जहां इसका अपोजिट है, छोटी से छोटी लिखा है, तो भी हमारा सवाल का जो आंसर है वो क्या है? एलसीएम है। इसके बाद में कम से कम, और इधर किसका यूज करेगा भाई? न्यूनतम, और एक साथ इकट्ठे लिखा हुआ मिले तो भी हम कहेंगे एलसीएम है। ठीक है, तो इनका प्रयोग हम बिल्कुल करेंगे कि किस तरीके से ये परीक्षा में आएगा और हमें कहाँ ध्यान रखना है। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनमें भी सीख लेते हैं। जैसे कि आपको एक सवाल दे रहा हूँ, पी और क्यू में आपको एचसीएफ निकालना। पी क्यू में ये दे रहा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 4 गुणा में 7 देते हैं। ठीक है, इधर दे रहे हैं हम 2 की पावर 4, 3 की 2, 5 की 9 और 11। एचसीएफ बताएं और एलसीएम निकालें। एक ही सवाल कर रहे हैं, आप ध्यान से सीखना। पी और क्यू, जैसे पी क्यू आर भी आ जाए, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। अब आप एचसीएफ के लिए क्या ध्यान रखेंगे? एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इन सभी में से जो बराबर है ना वो उठाएंगे। पहले कौन सा उठाना है एचसीएफ के लिए? जो कॉमन हो और पावर में छोटा हो। अब 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पावर 2 ये रही, इसकी 4 है, तो छोटी क्या है? 2 की पावर 2। 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 की पावर छोटी क्या है जी? 2। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 की पावर छोटी क्या है? 4। 7 इधर नहीं है, मीन्स कॉमन नहीं है। 11 ऊपर भी नहीं है, कॉमन नहीं है। तो ये जो हमारा आंसर बचेगा वो हमारा क्या बचेगा? एचसीएफ। एलसीएम में तो पावर जो है बड़ी होगी, पावर जो है वो बड़ी होगी, और जो बचेगा वो सब कुछ यहाँ ले लेंगे। जैसे कि 2 की पावर क्या आएगी? 4, 3 की पावर क्या आएगी? 5, 5 की पावर क्या आएगी? 9। अब 7 भी बचा, 11 भी बचा, फिर हम इसमें सारा इंक्लूड कर लेंगे। ये हमारा जो आंसर है
वो क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल है या इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो आप बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद में और कोई सवाल है, जैसे कि 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल एचसीएफ बताएं और इनका एलसीएम आता है। फैक्टोरियल में से अगर इस प्रकार से आया हुआ है तो सबसे छोटी फैक्टोरियल वाली जो नंबर है वही हमारा एचसीएफ होगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3। ये हमारा आंसर है। एलसीएम क्या होगा, फैक्टोरियल में सबसे बड़ा जो फैक्टोरियल होता है वो हमारा आंसर होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 11 फैक्टोरियल। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको चीज़ क्लियर ही होगी। जैसे कि एक चीज़ आपको यहाँ देखने को और भी मिलेगी, क्या मिलेगी, 12 फैक्टोरियल। ये एक साइन है इस तरीके का, ठीक है, ये साइन है। जैसे 15 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 23 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल। क्या बताना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ सबसे छोटा 12 फैक्टोरियल, ये आंसर है। एलसीएम सबसे बड़ा तो क्या आएगा भाई, 49 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर ही होगी। अब बात करते हैं एलसीएम के कुछ सवाल जो सीधे सीधे दिए जाते हैं और हमारे पास आंसर क्या रहेंगे। तो देखिए, एक ही सवाल करते हैं, उस प्रकार के रहेंगे। 4 अलार्म लगाए गए हैं 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के बाद सभी एक साथ इकट्ठे 2 बजे बजते हैं, तो आगे एक साथ इकट्ठे कब बजेंगे या कितने बजे बजेंगे। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे, अब यहाँ पे एक साथ इकट्ठे जैसे ही मिला तो इन सभी का एलसीएम ही हमारा आंसर है, एलसीएम ही हमारा आंसर है। तो 10, 12, 15, 20 एक बार इस तरीके से बता देता हूँ, अगर कई बार ये भी आपको कंफ्यूज करे तो 2 से भाग हो रहा है तो 2 ले लेंगे, तो 5, 6, 15, 10, फिर 2 से हो रहा है तो 5, 3, 15 और 5, फिर 3 पे ले लेंगे और फिर 5 पे चला जाएगा, 1, 1, 1, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, ये एलसीएम है। तो हम ये कहेंगे कि इसका एलसीएम 60 आया, तो हर 60 मिनट के अंतराल में ये घड़ियां जो है वो एक साथ बजती जाएगी, या ये अलार्म जो है एक साथ बजेंगे। तो कब बजा, अभी पहले 2 बजे, तो आगे 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब ये 3 बजे। उत्तर क्या आएगा, 3 बजे। 3 ऑप्शन में नहीं है तो 4 बजे, 4 नहीं है तो 5 बजे, 5 नहीं है तो 6, तो जो पहले इनमें से वही उत्तर होगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि घड़ी आगे बंद करेंगे तभी अलार्म बंद होगा। तो ये हमारा आंसर क्या आया, 3 बजे। एक सवाल तो ये बनता है, ठीक है। एक सवाल इनमें ये बनता है कि सभी एक साथ इकट्ठे बजते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है, सभी एक साथ इकट्ठे बजते हैं, तो बताएं 5 घंटे में कुल कितनी बार इकट्ठे बजेंगे, कुल कितनी बार इकट्ठे बजेंगे। कई बच्चे सोचेंगे भी इसका आंसर तो एलसीएम ही आंसर था, मीन 60 मिनट, हर 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में एक बार इकट्ठे बजेंगे, तो 5 घंटे में पूछा जी 5 आ जाएगा, लेकिन 5 उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी एक साथ इकट्ठे बजते हैं, एक बार तो ये भी बजे हैं और 5 घंटे में 5 बार ये बजे, तो आंसर क्या आया, 5 और 1 6। ये हमेशा आपको प्लस करके ही चलना है। तो आप ये उम्मीद मानिए कि इस प्रकार का भी इसमें एक सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है उस पर हम बात करते हैं
कि भाई एक गोलाकार मैदान जिसमें 3 धावक इस मैदान को पूरा करने में 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट का समय लेते हैं तीनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो बताओ आगे एक साथ कितने समय के बाद वो मिलेंगे। तो यहां हम ये देखेंगे कि एक गोलाकार जो मैदान है हमारा और उसमें 3 धावक है, इस मैदान को पूरा करने में जो दौड़ लगाते हैं या शुरू करते हैं, एक 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट, तीनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। तो दोबारा जैसे ये मैदान है, यहाँ से सभी ने दौड़ना शुरू किया, ए बी सी ने, तो इस पॉइंट पे तीनों दोबारा या एक साथ कितने समय के बाद मिलेंगे। तो ये जो एक साथ है तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या है इसका, 60 है। ठीक है, एलसीएम इसका भी क्या है, 60। तो हर 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद ये तीनों मिलते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं, जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जैसे कि कई बार भिन्नों का जो HCF है वो LCM है, वो भी देख लें भाई कैसे निकलेगा। जैसे कि 2/3, 4/5 और 6/7, इनका आपको HCF निकालना है। तो भिन्न जो है ना वो क्या होती है, अंश बटे में हर, अंश बटे में क्या आएगी, हर। जो सवाल होगा ना, चाहे वो HCF निकालना है चाहे वो LCM निकालना है, वो हमेशा किसका निकलेगा, अंशों का निकलेगा। और जो बच गया वो क्या किसका निकलेगा भाई, हर का। क्या, देखो 2 ही तो चीजें हैं, HCF और LCM। अब सवाल में क्या पूछा हुआ है, HCF, तो HCF अंशों का निकलेगा, 2, 4, 6, तो HCF कितना आएगा, 2। अब हर का क्या निकालेंगे, LCM। ऐसे लिख लिया करो, गलती नहीं होगी कि जो सवाल पूछा हुआ है वो तो हमें अंशों का निकाल देंगे, बाकी जो दूसरा हर बचा तो उसके क्या हो गए, HCF पूछा है तो LCM निकलेगा, LCM पूछा तो इनका HCF निकलता जाएगा। तो इनका जो LCM है वो क्या आएगा, 105। तो ये हमारा आंसर आया। तो ये इस सवाल का क्या है, HCF है। तो बच्चे कई बार इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। तो समझ में आया होगा, आगे इस प्रकार कंटिन्यू बने रहिए। आज के लिए इतना ही, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत ज़्यादा शेयर करें, कम नहीं, खींच के तोड़ बिठा दो। और अब आगे आने वाले समय में आपको जो क्लास का रूटीन है वो लाइव भी हो जाएगा, और ये जो टाइमिंग है वो और बढ़ा देंगे। अब 2-4 एग्ज़ाम जो हैं अभी आ रहे हैं, उसको देखते ही हम उसी अनुसार सिलेबस को पूरा करें। तो सभी को इस वीडियो देखने में धन्यवाद, और राम राम साथियों, मिलते हैं आगे।